नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर मेहनत की जाती है आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनेदेतो क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स, स्पिनगार्न, टी.एस. इलियट। तो कौन है ऐसा पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? अभिन्न मतलब कला और सहजानुभूति को अलग नहीं देखा जा सकता है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है आपका विकल्प ए, तो सही जवाब माना जाएगा। बेनेदेतो क्रोचे कला और सहजानुभूति को क्या है? अभिन्न मानते हैं। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। इनके प्रमुख जो ग्रंथ का नाम है क्या है? एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक आदि। क्रोचे जो हैं आपके ये है प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। किस प्रकार के हैं? प्रत्ययवादी। और ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला के निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। किसको? प्रतिभा को। किसके निर्माण में? कला के निर्माण में। आपका अगला क्वेश्चन है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध रसवादी। तो रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का मत कैसा है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक आचार्य हैं। किस संप्रदाय के? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। इन्होंने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। कितने? 3 भेद। कौन कौन से? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक। तो भरत मुनि के रस सूत्र में जो प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो आप सभी का उत्तर होगा विकल्प बी, आचार्य भट्टलोल्लट। आचार्य भट्टलोल्लट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शंकुक जी ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। भट्टनायक ने भुक्ति को तथा अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? देखेंगे हम लोग जो है, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। ये बात क्या है? सत्य है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप से प्राप्त नहीं होती है। ये भी बात सत्य है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। ये भी बात सत्य है। मार्क्सवादी चिंतन, साहित्य चिंतन के अनुसार जो कथन सही नहीं है, तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल हैं। यानी नकल नहीं चलेगी। जब यथार्थवाद की बात करोगे तो उसमें असलियत काम आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स।
साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के ये दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के जो प्रमुख समीक्षक हैं उसे हम लोग जानेंगे। कौन कौन है प्रमुख मार्क्सवादी आलोचना के समीक्षक? लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामसी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, बेंजामिन गोल्डमन, एडार्नो इत्यादि। यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध में और साहित्य में यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगेल्स का कथन उल्लेखनीय है। क्या कहते हैं एंगेल्स जी? हम लोग देखते हैं। मैं इस बात के लिए आपको दोष नहीं दे रहा कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी कृति में आ सकता है। लेखक के ये विचार जितने ही अप्रकट रहे हैं उतनी ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इसे मैं यथार्थवाद की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। किसका कथन है ये? एंगेल्स का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है अगला, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी विषय कथन असंगत है, जो उसे आप लोगों को बताना है। साहित्य वर्गों के बीच विचारार्थात्मक संघर्ष महत्वपूर्ण अंग है। ये बात क्या है? सही है। फिर है, साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें खोद भी सकता है। फिर आपका जो है अगला विकल्प है, वर्ग अंचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। ये भी क्या है? बात सत्य है। और आपसे पूछा जा रहा है असंगत कौन सा है? विकल्प बी। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना के योगदान कर सकता है। यही क्या है? आपका सही उत्तर माना जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर जो है मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं विद्यार्थियों। कितने हैं? दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। साहित्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण मूलतः लोक मंगलवादी है। कैसा है? लोक मंगलवादी। इस दृष्टि के अनुसार जब तक समाज में व्यक्तिगत संपत्ति है हम सच्चे मानवतावादी नहीं बन सकते। सच्ची कला का जन्म वर्गहीन समाज में ही संभव होगा। कहाँ पे संभव होगा? जो वर्गहीन समाज होगा। वर्ग विभाजित समाज की कला बुजुर्गों की कला ही हो सकती है। माओ त्से तुंग का मानना था कि साहित्य की रचना श्रमिकों, किसानों, सिपाहियों, देहाती बुजुर्गों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उसकी सार्थकता समाज के इसी वर्ग से जुड़ने में है। मार्क्सवादी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उसके द्वारा कला के लिए सिद्धांत का विरोध और उन्मूलन हुआ। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तराधुनिकता, मार्क्सवाद, निर्वैयक्तिकता, अभिव्यंजनावाद। तो ये कथन विद्यार्थियों किसके संबंध में है? इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ये कथन है उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में है? उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में है। उत्तर आधुनिकता ये जो आपका शब्द है अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है।
उत्तर आधुनिकता की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला है, इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। कहाँ हुई है? निकारागुआ में। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई है। किसकी? उत्तर आधुनिकतावाद की। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से हुआ था? आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था। वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद यानी कि बाजारवाद जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। भूमंडलीकरण ये है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य ये भी है, सूचना का साम्राज्यवाद ये भी है। जो उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है, वो उत्तर आपका है विकल्प डी, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ फ्रांकोइस ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। किसको? जहाँ फ्रांकोइस ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। ल्योतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है और समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान के स्वरूप और उसके अर्जन वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। यही है भूमंडलीकरण। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। तो यानी क्या है? यह बात जो है बिल्कुल सही है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी एक उत्पाद की तरह आजकल हो गई हैं। वैशिष्ट का महत्व कम तथा संख्या का महत्व आजकल अधिक हो गया है। यानी क्या है? क्वालिटी का नहीं महत्व है, क्वांटिटी का महत्व है। फिर जो है क्या है, इसी में आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। ये भी बात उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में सही है। जो गलत है, इसके प्रभाव के संदर्भ में आपका उत्तर है विकल्प सी, रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। क्या है? फ्रेडरिक जेमसन जी ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। इसे वे उपभोक्ता पूंजीवाद या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि अनेक मृत्युओं की घोषणा करती है। समग्र रूप से उत्तर आधुनिकतावाद के 3 केंद्रीय तत्व माने जाते हैं। पहला है समग्रतावादी, सार्वभौमिक सत्यों का नकार। फिर है तर्कवाद का नकार। उसके बाद में है आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है। यह विचार किस यानी चिंतन की दृष्टि के निकट है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है। यह विचार जो है किसके निकट हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, विखंडनवाद के चिंतन की दृष्टि से निकट हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जॉक देरिदा जी हैं। कौन हैं? जॉक देरिदा माने जाते हैं। विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य वो संरचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है, साहित्येतर पाठ और साहित्यिक पाठ। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग और विशिष्ट होती हैं। विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है जिससे चीज़ की तलाश नहीं की जाती है, बल्कि आलोचना किसी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है, उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ के अर्थ के निर्माण में दो तरीके हैं जो न छोटे हैं और न ही बड़े, दोनों समान हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं? जॉक देरिदा, कार्ल मार्क्स, सुधीश पचौरी, एफ और लेविस। तो विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य कौन हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, जॉक देरिदा। आगे बढ़ते हैं। देरिदा का जन्म कालखंड क्या है? यानी 1930 के आसपास अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। देरिदा के गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरस था। देरिदा ने विखंडनवाद के विचार को हेडगर, हार्सले और हीगल के विपरीत विकसित किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट्स एंड डिफरेंस 1978 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का पाँचवां दशक, 20वीं शताब्दी का छठा दशक, 20वीं शताब्दी का सातवां दशक। तो साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का जो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड रहा है वो है आपका 20वीं शताब्दी का सातवां दशक, यानी कि विकल्प डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक देरिदा हैं। कौन है? जॉक देरिदा कहाँ के हैं? फ्रांसीसी दार्शनिक। विखंडन डीकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। ये परिभाषित पद नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि, अर्थमीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जॉक देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। यानी क्या बताते हैं जॉक देरिदा दी विखंडनवाद के संबंध में? विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन होता है। विखंडन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौड़ बना दिए गए हैं। विखंडनवाद यानी 1970 से 1980 ईस्वी के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब जो है लोकप्रिय होता है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते, ये बात सही है। काव्य भाव को दीप्त करता है, तर्क को नहीं, ये भी बात सही है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ये भी प्लेटो के अनुसार सही है। गलत क्या है? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, ये बात प्लेटो के अनुसार बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। से सारे कथन सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्लेटो का जन्म काल क्या है? यानी 427 से 347 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था इनका जन्म।
प्लेटो का मूल नाम अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इयोन, लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियास, फेबुलेस, एपोलॉजी, सिम्पोजियम इत्यादि। प्लेटो जो है प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक है। कैसा है? प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक है। और प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में क्या किया है? काव्य सृजन की प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य का हेतु स्वीकार किया है। किसको? ईश्वरीय उन्माद को। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। किससे? म्यूजेज संज्ञा से। और प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवी शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता है। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के यानी दिव्य शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। यानी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, अगर ये किसी के अंदर क्षमता आती है तो वो ईश्वर प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेटो नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? देखते हैं। कला में अनुकरण की बात ये मानता है। कलाओं के पारस्परिक संबंधों और वर्गीकरण की बात ये भी प्लेटो मानते हैं। कलाओं में आदर्श की, न्याय की, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात ये भी मानते हैं। जो नहीं मानते हैं प्लेटो, आपका उत्तर है विकल्प डी, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग ना मानना। यानी यही बात जो है प्लेटो नहीं मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर, किसमें? अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मीमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उसके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व मतलब झूठापन, जो हेय है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आदर्श राज्य का निर्माण करना प्लेटो के चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। कैसा है? उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्लेटो के विचारों से बेमेल है। कौन नहीं मेल खाता है? देखेंगे हम लोग। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, ये बात सही है। वस्तु सत्य अमूर्त ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है, ये भी सही है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है, ये भी सही है। जो बेमेल है यानी मेल नहीं खाता है प्लेटो के विचारों से, आपका उत्तर है विकल्प डी, अमूर्त ज्ञान रूप धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है। यानी कि अंतर होता है, यहाँ नहीं जो है सब कुछ बिगाड़ रहा है। आगे देखते हैं। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग, रिपब्लिक जो है यह रचना है प्लेटो की। 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच में संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार को सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। उसकी प्रतिकृति एक ओर अनुकरण मूलक है और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है।
उसके अनुकरण का आधार तात्विक ज्ञान न होकर रूपाकार संबंधी उसकी अपनी धारणा होती है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच में है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। यानी कितने त्रासदी के अंग माने हैं अरस्तु ने? 5, 6, 7, 8। तो अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग कितने माने हैं? 6। कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। यही जो है 6 त्रासदी के अनिवार्य अंग अरस्तु ने बताए हैं। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। कितने माने हैं? 5 आधार माने हैं काव्य दोषों के। कौन कौन से? असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, शिल्पगत दोष। अरस्तु का मूल यूनानी नाम क्या है? अरिस्टोतिलेस। क्या है? अरिस्टोतिलेस। इनके गुरु का नाम क्या था? सिकंदर था। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 400, जिनमें से 3 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। कौन है 3 प्रमुख वाले? देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है आपका पेरीपोएटिकेस। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। फिर दूसरा है टेक्निस रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ है, भाषण, भाषा एवं भावों का इसमें चित्रण है। फिर तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वसीयतनामा, जिसे दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा गया है? अरस्तु की रचना वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र बताया गया है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा असंगत है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। यानी क्या है? ये बात सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, ये भी सही है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रेक्षपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, ये भी सत्य है। जो गलत है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में आपका उत्तर है विकल्प ए, कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। ये नहीं जो है सब डामाडोल कर रहा है, यानी कला प्रकृति की भावनामय कल्पनामय अनुकृति है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं जो है अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। क्या है इस बात को? ये अरस्तु जो है स्वीकार करते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि इस अनुकरण का चित्रण में कवि की भावना और कल्पना निश्चय ही योगदान देती है, वो नकल समान नहीं है। अरस्तु अनुकरण को सर्जनात्मक क्रिया मानते हैं। और अरस्तु क्या बताते हैं? अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी हो जाती हैं। काव्य कला को अरस्तु राजनैतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। हम सभी लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। क्या है त्रासदी के अनिवार्य अंग के संबंध में उपयुक्त कथन? तो सबसे पहले क्या है? दृश्य विधान, पदावली, भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं, गलत। पदावली, गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं, गलत। भाषा परिष्कार, दृश्य विधान, कथानक अनुकरण के विषय हैं, गलत। क्या है त्रासदी के अनिवार्य अंगों में सबसे उपयुक्त बात? विकल्प सी, कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। यानी कथानक, चरित्र और विचार का अनुकरण किया जा सकता है त्रासदी के अनिवार्य अंगों में अरस्तु के अनुसार। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। कितने माने हैं? 6 तत्व माने हैं। किसने? अरस्तु ने। कौन कौन से? कथानक,
चरित्र, विचार, पदविन्यास या भाषा, गीत और दृश्य। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है। किसका? संकलन त्रय का। इसमें उन्होंने देश, काल, कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व जो है इसी तत्व को दिया है। किसको? कथानक को। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं। कितने? 3 विशेषण रखे हैं। किसके लिए? कथानक के लिए। गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। तो यानी क्या है? ये तो बात जो है सही है। यानी अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर यानी अलग से किया, ये बात सही है। फिर क्या है? मन की शुद्धि से आत्मा विशद और प्रसन्न होती है, ये भी बात सत्य है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले कथन को। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो गलत है आपका यानी असंगत है विकल्प सी, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, बिल्कुल गलत बात। प्लेटो के सिद्धांतों का समर्थन जो है अरस्तु ने विरेचन के लिए नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थियों। तो क्या है, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को विद्यार्थियों हम सभी लोग यहीं पर विराम देंगे, जिसके अंतर्गत आप सब लोगों ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर करते रहिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।